हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यूस कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ते हुए आपके रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदियां पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपकी गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमें जिस पे बात करनी है वो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, भारत का मानचित्र बनाया है, केवल पूर्वोत्तर वाले इलाकों को बनाया है थोड़ा सा, जिसमें क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र केवल पूर्वोत्तर राज्यों में ही है। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, आपकी मेन ब्रह्मपुत्र नदी यही है, ठीक है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी ये है, ठीक है, जो आके ब्रह्मपुत्र नदी से आपके बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। अच्छा, देखिए, अगर हमें ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ना हो तो सबसे पहले यही पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 3 देशों से प्रवाहित होती है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। हमने क्या कहा? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चाइना और भारत और बांग्लादेश। अच्छा भैया, ब्रह्मपुत्र नदी कि मतलब 4 अलग अलग नाम है, वो जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नदी कहा जाता है। कौन सा? दिहंग नदी कहा जाता है। और जब वही ब्रह्मपुत्र नदी आके आपके असम में पहुंचती है, ठीक है, तो असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। और वहीं बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। अच्छा, 2-3 बातें यहां पे हमने पहले क्लियर की है कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित हुई, चाइना, भारत और बांग्लादेश। अच्छा, चाइना में इसे सांगपो नदी कहा गया, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी कहा गया, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा गया। बस। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पूरब की ओर और पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए जो है अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत के पास में अरुणाचल प्रदेश में एक गाज का निर्माण करती है, जिसे दिहंग गाज कहा जाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा उसे पता होगा कि यहाँ पे एक गाज का निर्माण करती है जिसे दिहंग गाज कहा जाता है। तिब्बत के पठार के अंतर्गत मानसरोवर झील के पास निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचरवा पर्वत के पास अरुणाचल प्रदेश में एक गाज का निर्माण करती है, जिसे दिहंग गाज कहा जाता है। और उसी गाज के माध्यम से जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं, जिनका नाम है, इसका नाम है दिवांग, इसका नाम है लाहित, दिवांग व लाहित, ठीक है, दिवांग व लाहित। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि दिवांग व लाहित, तो लिख लीजिएगा कि दिवांग व लाहित नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश की 2 नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। अच्छा, जब यही ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो जब ये नदी जो है असम में पहुंचती है, ठीक है। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है वो थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है। तो पहाड़ी वाले इलाकों में क्या होता है कि मतलब जब जैसे ही असम वाले मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं पहाड़ी इलाकों से, ठीक है, तो इनकी क्या होती है, मतलब ढाल अचानक से जो है मतलब ढाल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जब कोई पहाड़ी वाले इलाकों से मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो ढाल ज्यादा हो जाता है और इनकी गति जो है तीव्र हो जाती है। तो गति तीव्र हो जाती है और ढाल काफी ज्यादा हो जाता है और फिर ये असम के मैदानी इलाकों को पा जाती हैं। और वहीं अरुणाचल प्रदेश का जो था वो पहाड़ी इलाका था, तो ये मैदानी इलाकों को पा जाती हैं असम में, तो ढाल काफी हो जाता है, गति इनकी तीव्र हो जाती है और ये मैदानी इलाकों को पा जाती है। तो होता क्या है कि ये अचानक से काफी सारे जो है मैदानी इलाकों को जो है काफी गहरे घाटी का निर्माण कर देती है, ठीक है। मतलब ढाल ज्यादा होने के कारण से और तीव्र होने के कारण से, गति तीव्र होने के कारण से ये असम के मैदानी इलाकों को जो है काट छांट देती है, मतलब काफी गहरी घाटी का निर्माण कर देती है, जिसे रैंप घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि असम में 2 जगह हैं, एक का नाम है सदिया, एक का नाम है धुबरी, ठीक है। असम के सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है,
याद रखिएगा। और रैम्प घाटी में क्यों प्रभावित होती है वो पहले हम बता चुके हैं, क्योंकि तीव्र ढाल हो जाता है, गति तीव्र हो जाती है, तो ये जो है मैदानी इलाकों को पा जाती है, तो ये गहरे घाटी का निर्माण करती है, जिसे रैम्प घाटी कहा जाता है। और रैम्प घाटी सदिया से धुबरी तक, असम के सदिया से धुबरी तक असम रैम्प घाटी में प्रभावित होती है। अच्छा, इस रैम्प घाटी में भैया कई सारे नदी द्वीप पाए जाते हैं, मतलब जैसे हमने समुद्र में पढ़ा था द्वीपों का निर्माण, ठीक है, तो ऐसे ही इसी रैम्प घाटी में कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है माजुली। तो माजुली द्वीप, ये जो हमने बनाया है उसका नाम लिख लीजिएगा, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लिख लीजिएगा, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इस माजुली द्वीप को असम सरकार ने नदी जिला घोषित किया है। तो दो बातें हो सकती हैं कि माजुली द्वीप कहाँ है, असम में है। अच्छा, किस नदी में है, वो ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। असम के सदिया से धुबरी तक जो रैम्प घाटी है उसमें नदी द्वीप में आपके माजुली द्वीप पाया जाता है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम सरकार ने इसी नदी जिला घोषित किया है, बस। और अच्छा, ये जो है नदी में द्वीप पाए जाते हैं ना, तो द्वीपों में क्या होता है कि इनकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो इसलिए यहाँ पे धान की खेती अच्छी होती है। बात यहाँ तक हुई। अच्छा, दिवांग लोहित हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, मानस नदी, एक मानस नदी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि भूटान से निकलती है। भूटान से मानस नदी निकलती है और वो असम में आके जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अच्छा, एक यहाँ पे सिक्किम में एक ग्लेशियर है, यहाँ पे जेमू ग्लेशियर। जब हम लोग हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे पढ़ रहे थे, सिडनी बुराड़ नामक वैज्ञानिक, याद करिए, तब हमने उसमें तिस्ता नदी का जिक्र किया था, सिंधु सतलज काली तिस्ता अध्ययन, ठीक है। तो वही तिस्ता नदी है जो कि जेमू ग्लेशियर, यहाँ पे सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है और ये आके ब्रह्मपुत्र नदी से जो है बांग्लादेश में मिल जाती है। तो मानस नदी कहाँ से, भूटान से निकली और ये जो असम में मिली, और यही जो है जेमू ग्लेशियर, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकली और बांग्लादेश में आके मिल गई। अच्छा, फिर क्या होता है कि गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। पद्मा और जमुना के मिलने से जो संयुक्त धारा होती है उसे भी पद्मा नदी ही कहा जाता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ये पद्मा नदी जो है, जब मणिपुर से ये नदी जो है, इसका नाम है बराक अथवा मेघना नदी, लिख लीजिएगा, बराक अथवा मेघना नदी। बराक अथवा मेघना नदी जब पद्मा नदी से मिलती है तो इसका आखिरी नाम तो है मेघना नदी ही हो जाता है, और मेघना नदी तब जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, देखिए जितनी बातें हो सकती थी लगभग वो हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए, कितने देशों से प्रभावित होती है ब्रह्मपुत्र नदी? 3। एक तो चाइना हो गया, और दूसरा भारत हो गया, तीसरा बांग्लादेश हो गया। अच्छा, चाइना में से सांगपो बोला गया, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग नदी बोला गया, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोला गया, और बांग्लादेश में जमुना बोला गया। अच्छा, वहीं गंगा नदी को जमुना पद्मा बोला गया आपके बांग्लादेश में। अच्छा, सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर से एक तिस्ता नदी निकली, जो कि आके ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिली। अच्छा, भूटान से एक मानस नदी निकली, जो कि आके असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, और ये जब मैदानी इलाकों में असम में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं तो ये रैम्प घाटी में प्रवाहित होती हैं, सदिया से धुबरी तक रैम्प घाटी में प्रवाहित होती हैं। इनमें कई सारे नदी द्वीप पाए जाते हैं। माजुली सबसे बड़ा उनका द्वीप है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और असम सरकार ने माजुली नदी द्वीप को जो है जिला घोषित किया है। और अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां दिवांग और लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। अच्छा, और मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक अथवा मेघना नदी, जो कि जाके जब पद्मा नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, मेघना ही बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बस भैया इतनी बातें हो सकती थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और काफी बड़ा चैप्टर नहीं है। अच्छा, 2-3 बातें और हैं। देखिए, पूछा जाता है कि मतलब कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो कि यहाँ पे बनाना मुश्किल है, तो उसको आप ले लीजिएगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां लिख लीजिएगा। पूछा जाता है कि कौन कौन सी सहायक नदियां। देखिए, पहली नदी है दिवांग, जो हमने यहाँ पे लिखा है दिवांग। दूसरा है लाहित, लिख लीजिएगा, दिवांग लाहित। तीसरा है धनश्री। चौथा है सुबानश्री। दिवांग, लाहित, धनश्री, सुबानश्री और जिया बरेली, लिखेगा जिया बरेली, और फिर पगला दिया, फिर उसके बाद मानस, तिस्ता, फिर पिथुमारी। ठीक है, इतनी नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। हमने क्या कहा, देखिए
दिवांग, लाहित, धनश्री, सुबानश्री और जिया भरेली और पगला दिया, मानस, तिस्ता, पिथुमारी, इतनी नदियां हैं जो वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। बस भैया इतनी ही बातें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हो सकती थी। और इस तरीके से हमारा हिमालय की नदियां जो हो वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। आने वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ना शुरू करेंगे, जो काफी रोचक और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लेके। अच्छा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर